हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रीवा सप्रा और आज की वीडियो में हम वापस से बात करने वाले हैं एमिटी यूनिवर्सिटी के बारे में। मैंने पहले एक वीडियो में एमिटी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करी थी, जिसके अंदर मैंने अपना कोर्स जो कि है BA प्लस MA क्लिनिकल साइकोलॉजी, उसके बारे में सब कुछ बताया था। क्या फीस है, क्या है, मतलब सब कुछ बताया था, सारा प्रोसेस और इस कोर्स में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, ड्यूरेशन वगैरह सब बताया था। अब ये वीडियो किस लिए, क्योंकि अब मेरा कोर्स पूरा हो चुका है और मुझे इसके बारे में सब कुछ पता है। क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, बेसिकली सब कुछ पता है। तो अब हम इसमें बात करने वाले हैं कि इसकी क्या वैल्यू है, क्या नहीं है, मेरे क्या अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे, क्या बुरे एक्सपीरियंसेस रहे और मैं इसको कितना रिकमेंड करना चाहूँगी। ठीक है, तो हम एक एक करके पॉइंट्स उठाएंगे। मैंने सारे पॉइंट्स की लिस्ट बना रखी है, हम एक एक करके सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो क्योंकि एमिटी यूनिवर्सिटी है तो सबसे पहला पॉइंट जाहिर सी बात है कि फ़ीस का ही आएगा। सबसे ज़्यादा एमिटी यूनिवर्सिटी किस लिए फेमस है? अपनी फ़ीस के लिए। फ़ीस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मतलब मेरे को फ़ीस तो करीब पड़ी 6-6.5 लाख की, लेकिन उसके अलावा भी जो आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंस होते हैं सब कुछ मिला करके मुझे ये डिग्री पड़ी करीब करीब 9 से 10 लाख की। ठीक है, तो क्या ये वर्थ है? 9 से 10 लाख यहाँ से कोर्स करना वर्थ है? मुझे पर्सनली लगता है कि वर्थ नहीं है, क्योंकि मेरे साथ के ही बच्चे जो कि DU से कोर्स कर कर आए थे, उनको ये डिग्री पड़ी होगी शायद 3 से 3 लाख के अंदर अंदर। उनकी मास्टर्स और बैचलर्स दोनों पूरी हो गई होंगी और वैल्यू बिल्कुल सेम है। सेकंड पॉइंट यही है हमारा, वैल्यू। किसकी वैल्यू कितनी है? आप कहीं भी जाते, वैल्यू है, एमिटी यूनिवर्सिटी की वैल्यू है, ऐसा कुछ नहीं है कि वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर आप हमारे सामने कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी का बच्चा खड़ा कर दोगे तो डेफिनेटली दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, तो एक तो एमिटी यूनिवर्सिटी की फीस ज़्यादा, ऊपर से वैल्यू भी या तो आपको उनके बराबर ही मिल रही है या फिर एक पॉइंट जितनी कम ही मिल रही है। तो मेरे हिसाब से तो ये वर्थ बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैंने इसमें एडमिशन क्यों लिया था? क्योंकि मेरा क्या था, मेरी परसेंटेज अच्छी थी, 90% थी मेरी, किसी ना किसी DU के कॉलेज में तो हो ही जाता। लेकिन मैंने साइकोलॉजी करने का डिसीजन जो था वो लेट लिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि तब तक सारे एडमिशन्स निकल चुके थे, फॉर्म्स निकल चुके थे। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं एक साल ड्रॉप करूँ DU में एडमिशन लेने के लिए, और या फिर मैं एमिटी यूनिवर्सिटी में ले लूँ। उस टाइम पे मुझे जो समझ में आया, मुझे लगा कि साल बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैंने एमिटी यूनिवर्सिटी से कोर्स कर लिया। बट अब इस पॉइंट पे आके मुझे ये लगता है कि मुझे शायद अपना एक साल ड्रॉप कर कर DU में ही एडमिशन लेना चाहिए था, कम से कम मेरे पैसे बचते। तो ये अब मेरा थॉट प्रोसेस है, बाकी डिसीजन आपके ऊपर है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। वैल्यू और फीस के बाद थर्ड पॉइंट है जो मुझे एमिटी यूनिवर्सिटी के बारे में चीज़ सही नहीं लगी, वो है इनका FBL, फॉरेन बिजनेस लैंग्वेज। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले मुझे बोला गया था कि यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा कोर्स भी सिखाया जाता है, एक्स्ट्रा लैंग्वेज सिखाई जाती है, जो कि एक एडवांटेज है। बट मुझे पर्सनली क्या लगा, ये पूरा कोर्स करने के बाद सिखाते तो वो आपको इतना सा है, मतलब शायद आप ये लगा लो, अगर इंग्लिश है तो आपको ABCD ही सिखाते हैं या कैट बैट रैट ही सिखाते हैं, और उसका नाम इतना बड़ा हो जाता है। अब क्या होता है कि ऑलरेडी एमिटी यूनिवर्सिटी का कोर्स स्ट्रक्चर ऐसा है कि आपके पास करीब करीब 9 सब्जेक्ट तो होते ही हैं, ऊपर से FBL भी आ जाता है, तो ये एक्स्ट्रा प्रेशर ही होता है आपके ऊपर। इससे मिले हुए सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है, अगर एक सेमेस्टर है 6 महीने का, उसके अंदर आपकी सिर्फ 14 क्लासेस होती हैं FBL की पूरे 6 महीने में। उसमें से भी कुछ एक दो ऐसी होती हैं जो कि आपकी ट्यूट हो जाती हैं, यानी कि आपकी वो क्लास होती ही नहीं है। तो आपको सीखने को तो कुछ नहीं मिलता। मैंने कुछ नहीं सीखा है 4 साल में, सिवाय मतलब वही ABCD के अलावा मैंने कुछ नहीं सीखा है। और ये एक्स्ट्रा प्रेशर हो जाता है एग्जाम के टाइम पे कि आपको कुछ आता नहीं है और आपको एग्जाम भी देना पड़ जाता है। तो मेरे हिसाब से ये एक्स्ट्रा प्रेशर है 9 से 10 सब्जेक्ट होना, जिसमें आप इंग्लिश भी पढ़ते हो। चलो इंग्लिश फिर भी ठीक है, इसके अलावा आप एक BS पढ़ते हो, जिस सब्जेक्ट का कोई ना लेना है ना देना है। EVS पढ़ते हो, 10-10 सब्जेक्ट, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट हम आते हैं फंक्शंस पे, जो कि हमारे हो गए फ्रेशर और फेयरवेल और फेस्ट को लेके। तो क्या हुआ, मुझे और कोर्सेज़ के बारे में नहीं पता, क्या पता उनकी अच्छी होती हो, लेकिन हमारे कोर्स में तो फ्रेशर बहुत ही बुरी हुई थी। मतलब हम लोगों को बाहर यूं ही बिठा दिया था, ना कुछ प्रॉपर म्यूज़िक था, कुछ भी नहीं था, बहुत ही वेस्ट ऑफ टाइम था वहाँ पर जाना। ठीक है, फ्रेशर बहुत बेकार थी। फेयरवेल तो हमें दी ही नहीं गई, फेयरवेल हमारी हुई ही नहीं है इस कोर्स में। मुझे नहीं पता और कोर्सेज में शायद होती हो और अच्छी भी होती हो, क्योंकि हमने देखा था कुछ कोर्सेज में अच्छी हुई थी, लेकिन IELTS जो इनका डिपार्टमेंट है, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, उसमें फेयरवेल नहीं मिली हमें, फ्रेशर बहुत बुरी थी। लास्ट में रह गया फेस्ट, जिसके लिए एमिटी फेमस है। फेस्ट भी एमिटी के अच्छे होते हैं, लेकिन शायद मैं अनलकी थी
कि हमारा कोविड के टाइम पे कोर्स था, तो हम एक बार भी 4 साल के अंदर फेस्ट अटेंड नहीं कर पाए। तो उस मामले में भी हमारा एमिटी को लेके बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि हमें फेयरवेल तक नहीं मिली, जो कि एक बहुत ही बेसिक एक्सपेक्टेशन होती है किसी भी कॉलेज से। नेक्स्ट हम बात करते हैं अटेंडेंस के बारे में। सबसे नेगेटिव पॉइंट जो मुझे एमिटी के बारे में ये लगा कि इनका अटेंडेंस आपको 75% पूरी करनी बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा लगता है कि एमिटी के बच्चे तो घूमते रहते हैं, सब करते हैं, इनकी तो लाइफ अच्छी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अटेंडेंस 75% सुनने में भी लगता है कि ईजिली हो जाती होगी मेंटेन, बट नहीं हो पाती। 75% मैनेज करने के लिए हमें बीमार होते हुए भी कॉलेज जाना पड़ जाता था। बहुत ही मुश्किल, मतलब हम लोग मेंटेन कर पाते थे 75%। और अगर आपकी 75% से मान लो 74.5% भी रह गई, तो आप उस टाइम पेपर नहीं दे पाओगे, आपको उसके लिए अगले और सेमेस्टर में बैठना पड़ जाएगा। तो अटेंडेंस का बहुत ज़्यादा इशू है, जो कि मुझे लगता है इतना इशू नहीं होना चाहिए। बच्चों के पास थोड़ी तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है सिक्योरिटी रिफंड। तो हमारे साथ क्या हुआ, जैसे कि 20,000 सिक्योरिटी एडमिशन के टाइम पे हमसे ली जाती है। एंड में क्या हुआ, जब सिक्योरिटी आनी थी, मतलब कोर्स भी पूरा होने तक हमारे पास कुछ नहीं था कि वो वापस मिलेगी नहीं मिलेगी। हमें तो लगा शायद हमारे पैसे डूब गए, लेकिन उसके करीब करीब 6 महीने बाद हमारे पास कॉन्वोकेशन के टाइम पर जाकर आया था कि आप सिक्योरिटी वापस ले सकते हो। मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम के बाद वो चीज़ हमारे पास आई, ऑप्शन आया। और जो हमारी वापस आई है सिक्योरिटी, वो 20,000 हमने दी थी और 18,000 कुछ आई है। कोई हिसाब नहीं है कि वो जो हमारे 1-2 हज़ार रुपये हैं वो कहाँ कटे, किस चीज़ के कटे, कोई हिसाब नहीं है। और ना ही अगर आप ये चीज़ पूछोगे तो कोई आंसर करने वाला है, इसलिए हम तो वही लेकर चुपचाप बैठ गए कि कोई नहीं, 18,000 है, यही बहुत बड़ी बात है इन लोगों से। नेक्स्ट बात की जाए इंटर्नशिप्स की, तो हमारे हर सेमेस्टर में इंटर्नशिप्स तो होती थी लास्ट में, जो कि बुरा पॉइंट ये है कि आपको क्या करना पड़ता था, इंटर्नशिप्स खुद ही अरेंज करनी पड़ती थी, ये लोग अरेंज नहीं करवाते थे। अब वो इंटर्नशिप्स भी क्या होती थी कि रेयर ही कोई होता होगा, मुझे लगता है, जिसको फ्री में इंटर्नशिप्स मिली होंगी। साइकोलॉजी फील्ड में सब पेड इंटर्नशिप्स होती हैं, अगर आप अच्छी करना चाहते हो तो सब पेड ही हैं। मैंने खुद इतने इतने पैसे भरे हैं, फोर्टिस हॉस्पिटल में मैंने 7,000 रुपीज़ भरे हैं, मतलब 3,000 तो बेसिक है कि आप कहीं पर भी जाओगे आपको पे करना पड़ेगा। तो पेड इंटर्नशिप्स ये लोग अरेंज नहीं कराते हैं, आपको खुद जाकर सर्च करना पड़ता है, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं इंटर्नशिप्स अपने लिए अरेंज करने के लिए। बात रही प्लेसमेंट की, सबसे मेन पॉइंट मेरे हिसाब से प्लेसमेंट है कि आप सब कर लो, आप इतने पैसे खर्च लो, इतना सब एफर्ट्स डालो सिर्फ एक चीज़ के लिए कि एट द एंड आपकी प्लेसमेंट अच्छी हो जाए। बट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में प्लेसमेंट्स बहुत बुरी हैं। हो सकता है दूसरे कोर्सेज में अच्छी प्लेसमेंट्स हों, बट हमारे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में प्लेसमेंट्स बहुत बुरी हैं। सबसे पहली बात है, हॉस्पिटल्स क्लिनिक्स तो आते ही नहीं है, क्योंकि उनको नीड ही नहीं होती, उनके पास पहले इतनी एप्लीकेशंस होती हैं कि उनको कॉलेज में जाकर बच्चे उठाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो क्लिनिक्स तो आते ही नहीं हैं। कुछ कंपनीज आती हैं जो कि आपको साइकोलॉजी रिलेटेड जॉब नहीं देती हैं, वो जॉब होती हैं सेल्स में, मार्केटिंग में, और मतलब बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, साइकोलॉजी रिलेटेड कोई जॉब नहीं आई थी। और एक आधी भूली भटकी कोई कंपनी आ भी गई साइकोलॉजी रिलेटेड, तो वो बच्चे नहीं लेती, वो फॉर्मेलिटी के लिए आपका इंटरव्यू लेंगी, या तो आपको यहीं रिजेक्ट कर देंगी, या फिर आपको फाइनल राउंड के लिए आपको कंपनी में बुलाएंगे और वहाँ जाके आपको रिजेक्ट कर देंगी। तो मुझे नहीं लगता कि किसी की भी जॉब लगी थी हमारे कोर्स में। अगर 120 बच्चे होंगे तो शायद 2 की लग गई होगी, उसमें से 2-3 की, और वो भी मेरे को नहीं लगता कि उनका कोई अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। पता नहीं बाद में उनकी एक्चुअल में लगी भी कि नहीं लगी सिलेक्शन के बाद, ठीक है। तो प्लेसमेंट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में बहुत बुरी है, बिल्कुल ज़ीरो एक्सपेक्टेशन रखना अपनी साइकोलॉजी में प्लेसमेंट के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं हॉस्टल की। हॉस्टल, मैं तो हॉस्टल में नहीं रही थी, लेकिन मैं आपको उतना ही बता सकती हूँ जो मैंने सुना है हॉस्टल के बारे में, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स ने स्टे किया था हॉस्टल में। तो एमिटी हॉस्टल में ये है कि एक तो वही अगेन फीस बहुत ज़्यादा है हॉस्टल की, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं ये लोग। और वहाँ पर बिल्कुल भी आपके पास ऐसा नहीं है कि आपको कहीं जाना है तो आपको परमिशंस लेनी पड़ेंगी, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं हॉस्टल के, जो कि मेरे हिसाब से कॉलेज लाइफ में सही नहीं है। तो हॉस्टल मेरे को तो पसंद नहीं आए कि ना ही आप इतना पैसा भी आप भर रहे हो, ना ही आपके पास फ्रीडम है, तो कोई पॉइंट नहीं है हॉस्टल का। एक पॉइंट है ड्रेस कोड के, बाकी एमिटी के कोर्सेज में अच्छा ड्रेस कोड है, बट हमारे में इसको लेके भी स्ट्रिक्ट रूल्स थे कि आप ये नहीं पहन सकते, वो नहीं पहन सकते। मेरे को याद है एक बार हमारे डिपार्टमेंट में कुछ बॉलीवुड डे किया था, जिसके अंदर सब कुछ ना कुछ कैरेक्टर बन के आए थे बॉलीवुड के, तो उसके ऊपर भी हमारे डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा इशू हो गया था कि किसने ये स्टार्ट किया, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते।
तो हमारे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में तो उन्होंने हमारी कॉलेज लाइफ ज़ीरो कर रखी थी। कुछ किसी भी चीज़ में मेरे को ऐसा नहीं लगा कि हमने कॉलेज लाइफ जी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके लास्ट सेमेस्टर के रिजल्ट की। ये इस वीडियो का सबसे मेन पॉइंट है, क्योंकि अगर मुझे एमईटी से सीरियसली कोई प्रॉब्लम हुई है तो यही एक प्रॉब्लम थी। हमारा इन्होंने क्या किया था, लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट रोक लिया था। मीन्स हमारा एक सब्जेक्ट था लास्ट सेमेस्टर का, अब मुझे उसका नाम भी याद नहीं कि 1 साल हो चुका है मुझे क्रॉस किए हुए, तो उसमें इन्होंने हमारा रिजल्ट रोक लिया था। आउट ऑफ नो वेयर इन्होंने उसके अंदर हमें बैक दे दी थी, कोई रीज़न नहीं था उसका। तो हमने उसमें क्या किया था कि हम बहुत मतलब हमारी क्लास में अगर 40 बच्चे थे तो उसमें से 30 बच्चों को इन्होंने बैक दे दी थी, जिसका कोई रीज़न नहीं था। तो उसके लिए हमने इतनी एप्लीकेशंस लगाई, इतने इशू हुए, इतनी रिक्वेस्ट डाली, कोई हमें आंसर देने वाला नहीं था। मतलब 3 महीने तक हमारा रिजल्ट अवेटेड था, जो कि बहुत बहुत बड़ा इशू है। उस 3 महीने को हम कितना यूटिलाइज कर सकते थे। उस 3 महीने के अंदर हम कहीं जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाए, इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई नहीं कर पाए। मतलब हमें तो इतनी टेंशन होती थी कि पता नहीं ये लोग क्लियर करेंगे भी कि नहीं करेंगे। बीच में न्यूज़ आई थी कि शायद हमें दोबारा से उस एग्जाम के लिए अपेयर करना पड़ेगा, जिसका कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, तो वो बहुत बड़ा इशू हुआ था। काफ़ी बच्चों के पेरेंट्स ने एप्लीकेशन लगाई थी, बहुत चीज़ें हुई। उसके बाद 3 महीने बाद जाकर कहीं इन्होंने हमारा वो सब्जेक्ट क्लियर किया। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही बड़ी बदतमीजी है किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए कि बच्चों का रिजल्ट रोक लेना। ठीक है, तो ये एक बहुत मेजर पॉइंट था। और लास्ट में हम आते कॉन्वोकेशन के लिए, जो कि हमारा अभी हुआ है, 1 साल बाद हुआ है। अभी जस्ट लास्ट मंथ ही मेरी कॉन्वोकेशन हुई है। कॉन्वोकेशन का मेरा ये एक्सपीरियंस है कि इन्होंने हमसे इतने पैसे लिए, कॉन्वोकेशन के लिए इतने पैसे लिए। मेरे करीब करीब 7,000 रुपये कॉन्वोकेशन, सिर्फ डिग्री लेने के लिए मेरे पैसे लग गए थे। क्योंकि इनके इस चीज़ के लिए पैसे भरो, डिग्री लेने के लिए, फिर वो इनके कोट के लिए, कैब के लिए, हर एक चीज़ के लिए हमने पैसे पे किए। और इवन ये लगा लो कि अगर आप 2 मिनट भी लेट हो गए, जो उन्होंने टाइमिंग दी थी, क्योंकि मैं लेट हुई थी 3 मिनट, तो उसके लिए भी ये लोग चार्ज कर रहे थे कि 500 रुपये आपको वहाँ जाकर भरने पड़ेंगे और फिर जाकर आपको एंट्री तक मिलेगी। मैंने वो 500 रुपये का फाइन भी भरा था। मतलब इतनी इतनी चीज़ के लिए लोग आपसे पैसे लेते हैं। और मेरे साथ और भी बच्चे थे जिनके पेरेंट्स ने वहाँ पर लड़ाई करी कि हम क्यों दें ये वो, लेकिन एंड में उनको भी पैसे भरने ही पड़े। इसलिए मैंने तो पहले पॉइंट पे दे दिया था कि मुझे ये था कि यार लास्ट पॉइंट है इस यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट का, तो ख़त्म करो। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इनसे बैठ के लड़ूंगी। मुझे पता था तब भी आपको पैसे तो देने ही पड़ेंगे। तो 7-8 हज़ार रुपये सिर्फ मुझे डिग्री लेने के लिए इन लोगों को भरने पड़े। ठीक है, तो ये कॉन्वोकेशन का एक्सपीरियंस था। आई गेस मैंने सारे पॉइंट कवर कर ही लिए हैं। और बेसिकली मुझे तो बिल्कुल भी वर्थ नहीं लगा। अगर मुझे किसी को भी ये यूनिवर्सिटी रिकमेंड करनी हो तो मैं तो शायद 1 स्टार भी ना दूं। अनलेस आपकी मजबूरी ना हो, आप इस यूनिवर्सिटी में मत जाओ, कोई पॉइंट नहीं है। थोड़ी मेहनत करके DU में एडमिशन ले लो, एंट्रेंस देके, बट यहाँ पर नहीं आओ। हाँ, अगर आपके पास पैसा वैसा है, बहुत पैसा है लगाने को, और आपको इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप जा सकते हो। बट अदरवाइज़ मुझे ना तो कोई वैल्यू लगी, फीस बहुत ज़्यादा, हर एक चीज़ में इन लोगों ने हमें दुखी ही किया है, हर पॉइंट पर। मतलब ये ऐसा नहीं है सिर्फ मेरा फीडबैक है, मेरे जितने फ्रेंड्स थे सबका ये फीडबैक था कि सब लोग एमईटी से बहुत ज़्यादा परेशान थे। हो सकता है साइकोलॉजी वालों को ज़्यादा परेशान करते हो दूसरे कोर्सेज बढ़िया हो, बट मेरा एक्सपीरियंस तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। तो मैंने आपको ऑनेस्ट रिव्यू दे दिया इस कॉलेज के बारे में। अब आगे आपका डिसीज़न है कि आपको इसमें एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।